जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 के लिए आधुनिक इतिहास को करने वाले हैं। दोस्तों, यह हमारा वीडियो 12 है, जिसमें हम लोग बीपीएससी के घटना चक्र से आधुनिक इतिहास को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलतराव सिंधिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। साथ ही दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था दोस्तों, इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही आया था, वह समय समय विकसित हुई। हालांकि दोस्तों, जो वेलेस्ली था, इसने सहायक संधि प्रणाली को लाया नहीं था, बल्कि ये प्रणाली किसी और के द्वारा ही लाई गई थी और ये धीरे धीरे विकसित हो रही थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई थी। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी। साथ ही दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा कि जो प्रथम सहायक संधि जो थी वो 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था। साथ ही दोस्तों, आगे दिया है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य थे हैदराबाद। हैदराबाद के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से शहर थे। तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बराड़ के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर आदि, ये सभी जो थे दोस्तों सहायक संधि में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें यहाँ कुछ बातें महत्वपूर्ण थी जिन पर हम लोगों ने चर्चा किया। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1872 में, 1901 में, 1911 में, 1921 ईस्वी में या एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1872 ईस्वी में। दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी। इसको दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में की गई थी प्रथम जनगणना। जबकि बात करें दोस्तों, जो वास्तविक रूप से जो जनगणना मानी जाती है वो 1881 ईस्वी में जो बड़े लेवल पर की गई थी। हालांकि दोस्तों 1872 ईस्वी में जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय, ये व्यापक रूप से नहीं हो पाया था, लेकिन 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय पुनः जनगणना की गई, जो व्यापक रूप से हुआ और वहीं से दशकीय प्रणाली प्रारंभ हो गई। तो साथ ही दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा कि 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना हुई थी और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मेयो। लेकिन व्यापक रूप से कब हुई? तो 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में दोस्तों व्यापक रूप से हुई थी जनगणना और उस समय जो वायसराय था वह था लॉर्ड रिपन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड रिपन। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक शासन प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में कराई गई, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया ही। किंतु जनगणना का क्रमवार आकलन अर्थात प्रथम नियमित जनगणना वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, जो नियमित रूप से जनगणना जो हुई 1881 ईस्वी के लॉर्ड रिपन के शासनकाल से मानी जाती है। तो इन दोनों से काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो जब प्रथम बार जनगणना के बारे में पूछे तो 1872 होगा और उस समय जो वायसराय थे वे कौन थे? तो लॉर्ड मेयो। जबकि नियमित रूप से जनगणना के बारे में पूछे, नियमित रूप से और व्यापक ढंग से जो जनगणना हुआ था वो हुआ था 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। यहाँ से दोस्तों काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ऑप्शन है, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। इनमें से चुनना है दोस्तों। इन तीनों कथनों में कौन कथन सही है? ऑप्शन में दिया हुआ है पहला, दूसरा और तीसरा, केवल पहला और दूसरा, केवल दूसरा और तीसरा, या फिर केवल पहला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। ये तीनों कथन दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में सही है। दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात करें तो वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था ये 1878 ईस्वी में आया था। 1878 ईस्वी में आया था दोस्तों। और ये किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड लिटन के समय। लॉर्ड लिटन ने दोस्तों 1878 ईस्वी में इस कानून को लाया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाया था। दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत ये किया गया था कि कोई भी अगर प्रेस संस्था, कोई भी प्रेस यदि अंग्रेजों का बुराई करेगा तो उसको जब्त कर लिया जाता था, उसकी मशीन को लेकर उसके दुकान को या उस प्रेस को बंद कर दिया जाता था। और साथ ही दोस्तों जब 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन आए तो 1800 अपने शासनकाल में लॉर्ड रिपन ने ही इस एक्ट को निरस्त कर दिया था। तो तीसरा कथन यही दिया गया दोस्तों कि लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो जब 1878 के बाद 1878 में लॉर्ड लिटन ने इसको लाया था और 1881 के समय जब लॉर्ड रिपन आए थे तो उन्होंने क्या किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटा दिया था। तो यहाँ से दोस्तों काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने और कब लाया था? तो किसने? तो लॉर्ड लिटन ने लाया था। और कब लाया था? तो 1878 ईस्वी में लाया था। और इसको निरस्त किसने किया था? तो वो किया था लॉर्ड रिपन ने दोस्तों। और साथ ही दोस्तों इसको गैगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाने लगा। कौन सा अधिनियम दोस्तों? गैगिंग अधिनियम के रूप से भी इसको जाना जाने लगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया था। तो देख लेते हैं आगे। साथ ही दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न पुनः रिपीट करेगा। इसके आसपास के भी जितने प्रश्न बन सकते हैं वो भी आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे ताकि इसके आसपास के प्रश्न भी ना छूटे हम लोगों से। इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम लागू किया, जिसने सरकार को तथा कथित सरकार विरोधी सामग्री प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों को जब्त करने की शक्ति थी। इसने दोस्तों किया था कि यदि कोई भी सरकार के विरुद्ध अगर अपने अखबार में छापेगा तो उसके जितने भी छापने की मशीनें हैं उसको जब्त कर लिया जाएगा, उसके प्रेस को बंद कर दिया जाएगा। आगे दिया है ध्यातव्य है कि अंग्रेजों को इस अधिनियम से छूट दी गई थी। लेकिन दोस्तों जो अंग्रेजी प्रेस थे, जो अंग्रेजों के द्वारा छापे जा रहे थे, उन प्रेसों को इससे छूट दी गई थी। केवल भारतीयों पर ही ये एक्ट लागू किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम के अनुसार किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त के पास यह अधिकार था कि वह समाचार पत्र के किसी भी प्रिंटर या प्रकाशक से एक निश्चित प्रकार की सामग्री न छापने का आदेश दे सकता है। आगे दिया है दोस्तों, आपत्तिजनक समझी जाने वाली किसी भी मुद्रित सामग्री को जब्त कर सकता है। यदि दोस्तों अंग्रेजों को कोई भी ऐसी अखबार में छपी बातें लगे कि ये आपत्तिजनक है, अर्थात अंग्रेजों के हक में नहीं है, तो उसको बंद किया जा सकता है। उस प्रेस को बंद करके उसके जितने भी मशीन है उसको जब्त किया जा सकता है। इस अधिनियम में यही था दोस्तों। इस अधिनियम को गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इस अधिनियम को गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। इस अधिनियम की सबसे निकृष्टतम विशेषताएं थी कि अंग्रेजी और स्थानीय प्रेस के बीच भेदभाव। अभी मैंने आपको दोस्तों बताया कि ये जो प्रेस एक्ट आया था वे अंग्रेजी प्रेसों पर नहीं था। जो अंग्रेज अखबारों को छाप रहे थे, जो प्रेस अंग्रेजों के द्वारा चलाए जा रहे थे, उन पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को नहीं लगाया गया था। यह केवल भारतीयों पर ही लगाया गया था। जितने भी भारतीय प्रेस थे उन पर ही केवल इस एक्ट को, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लगाया गया था। आगे दिया है दोस्तों कि अपील का कोई अधिकार नहीं था। इसमें दोस्तों अपील का भी कोई अधिकार नहीं दिया गया था। वीपीए के तहत सोम प्रकाश, भरत मिहिर, ढाका प्रकाश और समाचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। विदित हो कि इस कानून को 1881 ईस्वी में वायसराय के रूप में लिटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन ने, जिनका शासनकाल 1880 से 84 था, द्वारा निरस्त कर दिया गया था दोस्तों। 1880 से 84 था लॉर्ड रिपन का शासनकाल और उस दौरान इन्होंने इस एक्ट को हटा दिया था। तो दोस्तों इस प्रश्न में 3-4 बातें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला कि 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था और किसने लाया था? तो लॉर्ड लिटन ने। और साथ ही 1881 ईस्वी में इसको लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, ये केवल भारतीयों पर ही लगाया गया था। जो प्रेस अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे थे उन पर इसको नहीं लगाया गया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें दोस्तों बताना है इन चारों कथनों में कौन कौन सा कथन सही है। ऑप्शन को देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि प्रश्न और ऑप्शन दोनों आपको दिखाई दे अच्छे तरीके से। ऑप्शन दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। केवल पहला और दूसरा, केवल पहला, तीसरा और चौथा, केवल दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दोस्तों हालांकि इसका आंसर नीचे में दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर दोस्तों हर एक प्रश्न का आंसर आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप सबका प्रैक्टिस हो सके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर नीचे दिया भी हुआ है, लेकिन आप लोग खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर ए, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों कथन जो है सही है दोस्तों। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। तो ये चारों कथन दोस्तों सही हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? ऑप्शन है 1858 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में या फिर 1885 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में दोस्तों महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है दोस्तों कि ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया, जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसरी हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दोस्तों 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन किया था। उस उपाधि की घोषणा की थी। इस समय दक्कन में भीषण अकाल पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपए व्यय किया, विशेषकर उस समय जब लोग भूख से मर रहे थे। साथ ही दोस्तों इस समय दक्कन में क्या हुआ था कि भीषण अकाल हुआ था। 1877 में भीषण अकाल पड़ा था दक्कन में, लेकिन उस समय महारानी विक्टोरिया जो थी वे दिल्ली में आई हुई थी, और उस समय क्या था कि अंग्रेजों ने काफ़ी पैसे उनके समारोह में खर्च किए थे। उनके स्वागत समारोह में काफ़ी रुपए खर्च किए थे। उसके बजाय भीषण अकाल में खर्च करने के जगह पर उन्होंने उनके आयोजन में, उनके स्वागत समारोह में काफ़ी पैसे खर्च कर दिए थे। आगे दिया है, आरजी प्रधान के अनुसार दोस्तों इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था दोस्तों। इस वाक्य से उन्होंने इस घटना की तुलना की थी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि जो कैसर हिंद की उपाधि जो थी ये महात्मा गांधी को भी मिली थी, जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इस उपाधि को त्याग दिया था। और साथ ही दोस्तों कैसर हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को भी दी गई थी। और महारानी विक्टोरिया को दोस्तों ये उपाधि किसने दी? तो ये उपाधि किसने दी दोस्तों? तो ये उपाधि लॉर्ड लिटन ने दी थी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? ऑप्शन दिया है दोस्तों, जनसाधारण के संघर्ष को नेतृत्व देने हेतु, हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करने हेतु, राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु, या रॉलेट कानून के खिलाफ विधायी विरोध के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं दोस्तों 1922 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी गया में। 1922 ईस्वी में दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जहां पर इन्होंने अध्यक्षता की थी, लेकिन 1922 ईस्वी में ही ये कांग्रेस से त्याग पत्र देती है किसी कारणवश, और 1923 में जाकर इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो दोस्तों कब की थी इन्होंने? 1923 ईस्वी में जाकर चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, और इसके जो सचिव बने थे वे बने थे मोतीलाल नेहरू। साथ ही दोस्तों स्वराज पार्टी का उद्देश्य यहाँ पूछा गया है कि आखिर इस पार्टी को बनाने का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इस पार्टी को बनाने का उद्देश्य यही था कि राज्य परिषदों के चुनाव में ये भाग ले सके। तो साथ ही इन 3-4 बातों को आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं एक बार। दिया हुआ है दोस्तों कि जनवरी 1923 ईस्वी में गया में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर ही रहते हुए परिषदों के चुनाव लड़ने के उद्देश्य से गठित की गई थी। इसने राज्य परिषदों के साथ केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भी प्रतिभाग किया था। अच्छी सफलता हासिल की। इनका वास्तविक उद्देश्य इन सभाओं से प्रवेश कर अपनी बात रखना था, सरकार के साथ असहयोग करना था। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर 3-4 बातें महत्वपूर्ण थी कि इसकी स्थापना जो थी 1923 ईस्वी में हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे, जबकि सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया था? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी जो कि 1931 ईस्वी में हुई थी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। उस समय डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच किस विषय पर मतांतर हो गया था? किस विषय पर दोस्तों इनके मतों में, इनके विचारों में अंतर आ गया था? तो ऑप्शन दिया है दोस्तों, सरकारी नौकरियों में दलित आरक्षण, मंत्रालयों में दलित आरक्षण, दलितों के लिए अलग नागरिक दर्जा, या दलितों के लिए पृथक मतदान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दलितों के लिए पृथक मतदान। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वे दलितों के लिए पृथक मतदान चाहते थे, जैसे कि दोस्तों मुस्लिम लीग ने भी इसकी मांग की थी। मुस्लिम लीग ने भी दोस्तों अंग्रेजों से इसकी मांग की थी कि मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचन मंडल। उसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी दलितों के लिए अलग पृथक के लिए मांग की, अलग पृथक की मांग की। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी विषय पर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मतों में अंतर आ गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाया था? मुद्रण यंत्र को दोस्तों भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाया था? ऑप्शन है हॉलैंड के कपड़ा व्यापारी, ब्रिटेन के व्यापारी, पुर्तगाली मिशनरी, या अरबी पांडुलिपि लेखक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली मिशनरी। दोस्तों मुद्रण यंत्रों को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार पुर्तगाली मिशनरी लेकर आए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तैयब जी, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। एक से अधिक दोस्तों, क्योंकि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग तथा तैयब जी, इन तीनों लोगों ने मिलकर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इस तरह से दोस्तों हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।